हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लेकर आए हैं जूनियर असिस्टेंट प्रैक्टिस सीरीज, जिसका यह 6th वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल के 20 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन कुल मिलाकर प्रत्येक वीडियो में 40 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। यह प्रैक्टिस सीरीज आपकी टारगेटेड प्रैक्टिस सीरीज है, जिससे कि आपकी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल और प्रैक्टिस हो सके। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, वे स्टूडेंट जो आपके अक्टूबर के करंट अफेयर्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। आने वाले नेक्स्ट संडे को आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स जुलाई से लेकर 31 मार्च 2025 तक की अवेलेबल होगी। आप उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में WHO ने किस देश को नींद की बीमारी से मुक्त घोषित किया है? केन्या, दक्षिण अफ्रीका, सोमालिया, जिबूती, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, WHO के द्वारा नींद की बीमारी से मुक्त घोषित किया जाने वाला हाल ही में कौन सा देश बना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केन्या देश को मुक्त घोषित किया गया है। केन्या देश दुनिया का ऐसा कौन सा देश बना है जिसे नींद की बीमारी से मुक्त घोषित किया गया है? तो वो नंबर है आपका 10वां। बात कर लेते हैं इसकी राजधानी के बारे में, क्योंकि UPSSC कई बार इसकी राजधानी के बारे में पूछ चुका है। तो इसकी राजधानी है आपकी नैरोबी। केन्या देश किस कॉन्टिनेंट में आता है? तो वो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, केन्या। दुनिया का वह पहला कौन सा देश है जो पूर्ण माइग्रेशन करने वाला है? मेडागास्कर, मॉरिशस, तुवालू, केन्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दुनिया का ऐसा पहला देश बनने वाला है जो पूर्ण रूप से माइग्रेशन करने वाला है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सही होगा 3, तुवालू ऐसा पहला देश है जो पूर्ण माइग्रेशन करने वाला है। बात कर लेते हैं कि ये आपका कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका प्रशांत महासागर में आपका स्थित है। अब ये पूर्ण माइग्रेशन करना क्या है, क्या कर रहा है ये, तो वो समझ लीजिए। पूर्ण माइग्रेशन का मतलब है कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में ये जाने वाला है। इसके लोग पूरे के पूरे जाने वाले हैं। रीज़न क्या है आपका? तो रीज़न है आपके प्रशांत महासागर का बढ़ता हुआ जल स्तर, क्योंकि जब जल स्तर बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा? पानी में डूब जाएगा। तो वालू देश कहाँ पर पूर्ण माइग्रेशन करने वाला है? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है आपसे। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में इसके लोग जाने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ पे इसे जगह देने की बात कही गई है। टोटल इसकी जो जनसंख्या वो कितनी है? तो टोटल जनसंख्या मात्र आपकी 11,000 इसकी जनसंख्या है। इसलिए ये पूर्ण माइग्रेशन करने वाला है। कहाँ जाने वाला है? ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? रूस, चीन, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे बात किसके द्वारा की जा रही है कि शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 की, कि इसका आयोजन किस देश में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चीन देश में इसका आयोजन किया गया था। अब बात कर लेते हैं किसका आयोजन कब किया गया था। तो ये किया गया है आपके 31 अगस्त और 1 सितंबर को। ये चीज़ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। आपके मोदी जी के द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है इस शिखर सम्मेलन में। अध्यक्षता किसने की है? तो अध्यक्षता आपके जिनपिंग ने की है, क्योंकि वो चीन के ही राष्ट्रपति हैं। ये चीज़ भी आपको लर्न रखनी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इसका जो शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन है 2026 और 2027 ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया जाना है। 26 में आयोजन आपके तजाकिस्तान में किया जाएगा, जबकि आपके 27 जगह पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आयोजन होगा आपके पाकिस्तान में। तो देखते हैं भारत वहाँ पे जाता है या नहीं जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, चीन।
भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को न्यायिक पैनल में शामिल करने का निर्णय लिया है? पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य बना है जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को न्यायिक पैनल में शामिल करने का निर्णय लिया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पंजाब ऐसा राज्य बना है भारत का पहला जिसने सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया है। बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब जो भारत और पाकिस्तान का सीमावर्ती आपका राज्य है, जिसकी राजधानी क्या है? तो जिसकी राजधानी है आपकी चंडीगढ़। ये चीज़ भी आपको लर्न करनी है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ के सीएम कौन है, तो भगवंत मान यहाँ के सीएम है। उन्हें भी आप लर्न कर लीजिएगा क्योंकि अक्सर करके ये आपके न्यूज में बने रहते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे 1, पंजाब राज्य। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 के अंतर्गत प्रथम स्थान किस शहर ने प्राप्त किया है? सिंगापुर, बीजिंग, सियोल, बेंगलुरु, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, ग्लोबल एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 के अंतर्गत प्रथम स्थान किस शहर ने प्राप्त किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिंगापुर शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बात कर लेते हैं एक एक करके कि दूसरे राज्यों ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो वहीं आपका जो सियोल है उसने अपना सेकंड स्थान प्राप्त किया है, बीजिंग ने अपना थर्ड स्थान प्राप्त किया है। क्या भारत का कोई भी इसमें जो शहर है वो शामिल है? तो बिल्कुल शामिल है आपका बेंगलुरु, जिसके हाईएस्ट रैंक है कितनी 26 रैंक प्राप्त की है, जबकि भारत के टर्म में देखा जाए तो पहली आपकी प्राप्त की है। बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है इस इंडेक्स का। तो एआई का किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है देश में, किस राज्य में, किस स्टेट में, उसको ये पैमाना सेट करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिंगापुर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 7 अगस्त, 29 अगस्त, 6 जुलाई, 11 जुलाई, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बात की जा रही है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक 7 अगस्त को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बात करते हैं 2025 में इसका कौन सा एडिशन आपका सेलिब्रेट किया गया है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है स्टेटमेंट में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7 अगस्त को 11वां एडिशन का आयोजन किया गया है। अब बात कर लेते हैं 2025 की थीम की, क्योंकि हो सकता है कि आपकी थीम यहाँ से पूछ ली जाए। तो एक एक करके इसकी हम थीम देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट थीम है, ध्यान रखिएगा। हैंडलूम्स एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग द नेशन, यानी आपके वुमेन को पावरिंग करना, वुमेन को पावर देना, उनको समर्थ बनाना। जब वो समर्थ आपकी बन जाएंगी तो ऑटोमेटिक आपका जो नेशन है वो भी एम्पावरिंग करने लग जाएगा। सही आंसर क्या होगा इस प्रकार? ऑप्शन नंबर 1, 7 अगस्त को विश्व हथकरघा दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, एस जयशंकर या इनमें से कोई नहीं? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है ऑप्शन नंबर 3। सही आंसर होगा नितिन गडकरी जी को ये प्रदान किया गया है। बात कर लेते हैं आपके एडिशन की कि कौन से नंबर का प्रदान किया गया है, इनको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो एडिशन नंबर है आपका 43। बात करते हैं कि ये प्रदानकर्ता कौन होता है, प्राप्तकर्ता तो आपको पता चल गया, यानी ये प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। किसको प्रदान किया गया है 2025 के अंतर्गत? तो नितिन गडकरी जी को ये प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसकी शुरुआत कब की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है 1983 ईस्वी को। 2024 में किसे प्रदान किया गया था, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। तो आपकी सुधा मूर्ति जी को ये प्रदान किया गया था 2024 में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, नितिन गडकरी को प्रदान किया गया है 2025 में।
हाल ही में भारत ने किस देश से C-295MW सैन्य परिवहन विमान खरीदने का समझौता किया है? स्कॉटलैंड, स्पेन, आयरलैंड, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में भारत ने किसके साथ समझौता किया गया, किसका? 295 MB परिवहन को खरीदने का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है क्योंकि हाल ही में ये चर्चा में बना हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्पेन के साथ में समझौता किया है। अब बात कर लेते हैं कि समझौता किया कब गया था, क्योंकि हो सकता है कि आपका समझौता पूछ लिया जाए। तो समझौता किया गया था 2021 में, लेकिन हाल ही में ये चर्चा में इसलिए बना हुआ था क्योंकि ये भारत को आने के लिए इनकी डिलीवरी होने वाली है, इसलिए ये आपका चर्चा में बना हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? सीरी, दीनेपना, खिजराबाद, राजपिथौरा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी को आपको इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके इसके बारे में लर्न करना भी कंपलसरी है। तो इसने अपनी राजधानी बनाई थी किस शहर में बनाई थी, किसके नाम से बनाई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सीरी नामक शहर की राजधानी बनाया था। कब राजधानी बनाया गया था इसके द्वारा? तो ये राजधानी बनाई गई थी 1303 ईस्वी में। बात कर लेते हैं कि आपका जो अलाउद्दीन खिलजी है राजा कब बना था भारत का? तो राजा बना था ये 1296 ईस्वी में। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कब से कब तक रहा था? तो 1316 ईस्वी तक रहा था, यानी 20 वर्ष तक आपका ये राजा रहा था। ये किस वंश से बिलोंग करता है? तो ध्यान रखिएगा खिलजी डायनेस्टी यानी खिलजी वंश से आपका बिलोंग करता है। इसके बारे में एक जो लर्न करना है वो है आपका बाजार नियंत्रण प्रणाली। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर करके आपसे UPSSC पूछ लेती है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान, ब्रिटेन के संविधान, आयरलैंड के संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत का जितना भी राजनीतिक भाग है वो किस संविधान से लिया गया है मोस्टली? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बात कर लेते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके इसके बारे में। तो जो आपकी संसदीय प्रणाली है वो भी हमने किससे ली है? आपके ब्रिटेन से ली है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और क्या क्या लिया गया है? तो जो आपका विधि का शासन है वो भी हमने वहीं से लिया है। आपका जो आपकी एकल नागरिकता है वो भी हमने उसी से लिए है आपकी, कि कोई भी नागरिक होगा वो एक ही होगा, भारत का नागरिक होगा, ना कि किसी भी राज्य का नागरिक होगा। और क्या क्या लिया है हमने? तो जो भी आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है, चुनाव करने का सिस्टम है, द्विआर्की सिस्टम है, वो भी हमने वहीं से आपका ग्रेड किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस के बारे में कि और संविधानों से हमने क्या क्या लिया है। तो अमेरिका के संविधान से हमने लिया है राष्ट्रपति, यानी भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा। और दूसरी चीज़ क्या ली है? तो हमने यहाँ से मूल अधिकार भी प्राप्त किए हैं, और हमने यहाँ से प्राप्त की है अपनी प्रस्तावना। तो ये चीज़ आपको लर्न करनी है अमेरिका के संविधान से। वहीं आयरलैंड के संविधान की बात करते हैं तो राज्य के राजनीतिक जो निर्देशक तत्व होते हैं, DPDSP होते हैं, उन्होंने हमने प्राप्त किए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये चीज़ आपको लर्न करनी है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके इसके बारे में। वही अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है समवर्ती सूची। क्या ली है? अपनी समवर्ती सूची हमने यहाँ से प्राप्त की है। और क्या प्राप्त किया है ऑस्ट्रेलिया से? तो ऑस्ट्रेलिया से हमने प्राप्त की है भाषा। अब किसकी भाषा प्राप्त की है? तो प्रस्तावना की। ये चीज़ आपको लर्न रखनी है। सही आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटेन के संविधान से हमने राजनीतिक मुख्यतः पार्ट लिया हुआ है। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वांचल, आंतरिक हिमालय, अरावली, शिवालिक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे सबसे उत्तरी भाग की बात की जा रही है, श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको एक ही ऑप्शन मान के चलना आप। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका होगा 2, आंतरिक हिमालय के नाम से हम इसे जानते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके, ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है।
भारत का ऐसा कौन सा प्रसिद्ध तूफान काल वैसाखी के नाम से भी संबंधित है? यानी सॉरी, यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का कौन सा राज्य है जिसका संबंध किससे है? काल वैसाखी नामक तूफान से है। हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आपका पश्चिमी बंगाल में जो तूफान आता है उसे हम काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। बात कर लेते हैं आपके पश्चिम बंगाल के बारे में। तो वहाँ की राजधानी क्या है? तो वहाँ की राजधानी है आपकी कोलकाता है, ध्यान रखना है आपका। यहाँ की जो वर्तमान में सीएम है वो कौन है? आपकी ममता बनर्जी जी हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा उसकी ऊर्जा घटक में होती है। रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे उसमें नहीं है, क्या है आपका? ऊष्मीय ऊर्जा है आपका। तो देखिए किस नाम से जानी जाती है आपकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जानी जाती है। एक एक करके हम बात कर लेते हैं। स्टैटिक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक एनर्जी कहते हैं, जो कि क्या होती है आपकी, एक एक करके देख लीजिए। इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। स्थितिज ऊर्जा प्लस आपकी जो क्या होती है गतिज ऊर्जा, इन दोनों का योग आपकी क्या कहलाती है? तो इन दोनों का योग ही कहलाती है आपकी यांत्रिक ऊर्जा। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आया तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी स्टैटिक एनर्जी होती है जिसे हम mgh कहते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी की फुल मतलब जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/2 mv² होता है। इन दोनों का जो योग होता है उसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपके। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर का कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, इनमें से कोई नहीं? कुल मिलाकर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा विटामिन है जो सूर्य की उपस्थिति के कारण हमारे शरीर में संश्लेषित होता है या फिर जनरेट होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, विटामिन डी आपका सूर्य के प्रकाश से जनरेट होता है। बात कर लेते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी किस कमी से कौन सा रोग होता है? तो ध्यान रखिएगा, रिकेट्स नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी से। वहीं अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें कि विटामिन बी की पूरी हमें किससे होती है? तो विटामिन बी की जो हमें कमी पूरी होती है वो आपकी हरी सब्जियों से होती है। यानी हमें हरी सब्जी खानी चाहिए, और इसकी कमी अगर हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। ये चीज़ आपको याद करनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पहले भी कई बार बन चुका है। विटामिन ए की अगर हम बात करें तो हमें गाजर वगैरह खानी चाहिए, हमें आम खाना चाहिए जिससे कि हमें विटामिन ए मिलता है, और इसकी कमी से आपका जो रोग होता है वो ब्लाइंडनेस होती है। क्या होती है आपकी? ब्लाइंडनेस होती है इसकी कमी के कारण। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम बात करते हैं विटामिन सी की, तो जितनी भी आपके सूर पदार्थ होते हैं यानी जो खट्टे मटेरियल होते हैं उनको खाना चाहिए, तो उनसे हमें विटामिन सी की पूर्ति होती है, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है आपका स्कर्वी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, विटामिन डी। निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा रोका नहीं जा सकता? बेरीबेरी, चेचक, टाइफाइड, रेबीज, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ऐसे रोग जिनको रोका नहीं जा सकता टीकाकरण से वह कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बेरीबेरी। अब इसे क्यों नहीं रोक सकती टीकाकरण के कारण वो भी समझ लीजिए। क्योंकि जो बेरीबेरी रोग होता है वो किसी जीवाणु के कारण नहीं होता है, जबकि ये होता है विटामिन बी की कमी के कारण। जो विटामिन बी की कमी के कारण हो रहा हो तो वो टीकाकरण से कैसे रुकेगा? जबकि चेचक, टाइफाइड और रेबीज तीनों किसके कारण होते हैं? आपके जीवाणुओं के कारण होते हैं। एंटीबायोटिक हम इसके लिए खा सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा 1, बेरीबेरी रोग किसी भी टीकाकरण से द्वारा नहीं रोक सकते। दिसंबर 2024 में किस भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा, शक्तिकांत दास,
कौशिक बसु, हसमुख आदित्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2024 की बात की जा रही है, दिसंबर में बनाया गया है भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर। तो किसे बनाया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संजय मल्होत्रा को बनाया गया है। बात कर लेते हैं अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कि इसकी स्थापना कब की गई है। तो इसकी स्थापना की गई थी आपके RBI एक्ट 1934 के तहत। इसका एक्ट भी आपको लर्न करना है। स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई है आपकी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई है। बात करते हैं हेडक्वार्टर के बारे में। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई शहर में। इम्पोर्टेंट है, गवर्नर ऑलरेडी पता चल गई कौन है आपके, संजय मल्होत्रा हैं, और ये वर्तमान में भी यही हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, संजय मल्होत्रा। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, इनमें से कोई नहीं। तो रोवर्स कप जो संबंधित है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, इसका संबंध हॉकी से है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से क्या अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं होता, भारतीय अभियंत्रण सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है अखिल भारतीय सेवाओं की कि इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारतीय अभियंत्रण सेवा अखिल भारतीयों का हिस्सा नहीं है। बात करते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। तो अखिल भारतीय जो सेवा होती है ऑल इंडिया सर्विसेज कहलाती हैं आपकी। इनका संबंध कहाँ पर दे रखा है, तो आर्टिकल नंबर जैसे ही आप कौन सा पढ़ोगे, 315 पढ़ोगे, तो वहाँ पर पाओगे कि आपकी अखिल भारतीय सेवाएं कितने प्रकार की हैं आपकी भारत में। तो 3 प्रकार की हैं आपकी। वो कौन कौन सी हैं, तो नंबर 1 है भारतीय पुलिस सेवा जिसे हम IPS कहते हैं, भारतीय वन सेवा है जिसे हम IFS कहते हैं आपकी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे हम IAS कहते हैं। ये 3 प्रकार की ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ना कि आपकी भारतीय अभियंत्रण सेवा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, भारतीय अभियंत्रण सेवा। सिंधु नदी कौन से सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, चिनाब, ब्यास, इंद्रावती, मूसी, इनमें से कोई नहीं। कुल मिला के डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा गया कि सिंधु नदी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई से कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ब्यास नदी ऐसी है जो रोहतांग दर्रे से निकलती है। अब बात करते हैं रोहतांग दर्रा आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये चीज़ भी आपको लर्न करनी है। इसका मतलब है कि जो आपकी ब्यास नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश से ही इसका उद्गम हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931, 1935, 1928, 1929, इनमें से कोई नहीं। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता की कंडीशन समझ लीजिए कौन कौन सी कंडीशन थी। तो इसी कंडीशन यानी गांधी इरविन समझौता के कारण ही आपके जो INC आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सेकंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हुई थी। आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, जिसे हम गोलमेज सम्मेलन कहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी तैयार हुई थी। इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस की तरफ से, तो सिर्फ और सिर्फ आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा आपका पार्टिसिपेशन किया गया था। दूसरे जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके, इसमें ये बोला गया था कि वे व्यक्ति जो हिंसा के अंतर्गत आपके शामिल नहीं हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। यानी जितने भी भारतीय आंदोलन के कारण आपके पकड़े गए थे उनको क्या कर दिया जाएगा, भारतीयों को रिहा कर दिया जाएगा। अब कौन से भारतीयों को रिहा कर दिया जाएगा, जिनको किसमें शामिल होंगे, जो हिंसा में आपके शामिल नहीं होंगे, यानी जो हिंसावादी होंगे उनको आपको रिहा कर दिया जाएगा। इसी समझौते में आपकी भगत सिंह,
सुखदेव, इनकी बात नहीं की गई थी, इसलिए आज तक महात्मा गांधी जी को इतिहास में इस नाम से जाना जाता है कि यही आपके रेस्पॉन्सिबल थे इनका फांसी कराने के लिए। भगत सिंह, सुखदेव और आपके राजगुरु, इनमें इसकी मांग नहीं की गई थी। आज भी भारत इस चीज़ से नाराज है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने इन 3 व्यक्ति जो महान व्यक्ति थे उनको फांसी दे दी गई, इनमें समझौता क्यों किया? तो उन्होंने यही कहा था कि ये क्या है, महात्मा गांधी इन्हें आपके हिंसक मानते थे, इसलिए आपके इनको मतलब सपोर्ट में नहीं बोले थे। जबकि राजनीतिक कारण कुछ भी हो सकते हैं, आपको यही आपके इतिहास की किताबों में बताया गया है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें आपकी भारत जो सरकार है आपकी यानी INC, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है, सेकंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए निर्णय लिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सारनाथ आपका कहाँ पर स्थित है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि सारनाथ कहाँ पर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अब बात कर लेते हैं सारनाथ की ऐतिहासिकता की। तो सारनाथ उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये नंबर 1 वाराणसी जिले में आपका ये स्थित है। अब यहाँ की जो ऐतिहासिकता है वो क्या है कि आपके यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने 5 शिष्यों को अपना ज्ञान प्रदान सबसे पहले यहीं पर किया था, या कह सकते हैं कि उपदेश दिया था। ये चीज़ भी आपको लर्न करनी है। इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके यहाँ से आते हैं, किसके द्वारा? महात्मा बुद्ध के द्वारा यहाँ पर अपना प्रवचन दिया गया था सबसे पहले। यहीं से आपके जो सारनाथ है, जो आपका नेशनल एम्बलम है, आपका राष्ट्रीय प्रतीक है, वो भी हमने यहीं से आपका लिया हुआ है, जिसमें आपके 4 शेर हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ये किससे संबंधित है? तो अशोक से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आगरा, उन्नाव, चंदौली, मेरठ, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि उत्तर प्रदेश में एक आपका क्या है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है, जो किस जिले में आपका स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, ये चंदौली जिले में आपका स्थित है। बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी उत्तर प्रदेश में। तो इसकी स्थापना की गई है आपके 1976 ईस्वी में। कितने एरिया में ये बना हुआ है? तो ये आपके 78 किलो स्क्वायर मीटर एरिया में ये बना हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, चंदौली जिले में ये स्थित है। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो लखनऊ में स्थित है क्या बड़ा इमामबाड़ा, वो किस नवाब के द्वारा बनवाया गया है? आसिफ उद्दौला, शुजा-उद-दौला, आसिफ मिर्जा, यामिन उद्दौला, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आसिफ उद्दौला के द्वारा ये बड़ा इमामबाड़ा बनवाया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके द्वारा ये कब निर्माण कराया गया था। तो इसके द्वारा निर्माण कराया गया है आपका 1785 ईस्वी में। ये जो डेट है ना, वो आपको लर्न करना ही कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, आसिफ उद्दौला। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? चमेली, पाईडंडा, नटवरी, भगोरिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि दिवाली के टाइम पर आपका एक समुदाय है जिसे हम अहीर समुदाय कहते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में उनके द्वारा एक नृत्य किया जाता है। उस नृत्य का नाम आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इम्पोर्टेंट फैक्टर ये कई बार पहले भी आ चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, पाईडंडा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्षेत्र आपको लर्न करना कंपलसरी है। इसका किस क्षेत्र में किया जा रहा है? तो ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? अहीर समुदाय के द्वारा किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? दिवाली के दौरान। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पाईडंडा।
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आपका आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है। नक्षत्रशाला को ही हम लेबोरेटरी भी कहते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह के पहले भी कई बार आपसे पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपकी जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है वो आपके कहाँ पर स्थित है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका होगा 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो स्थित है ना वो स्थित है आपके रामपुर में। कहाँ पर स्थित है? आपके उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है रामपुर, जिसमें आपके आर्यभट्ट नक्षत्रशाला को बनाया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्टर भी जान लीजिए, क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया था। क्या है और किस नाम से जानी जाती है? तो ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर भी इसका नाम रखा गया था। भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला भी अगर आपसे पूछी जाती है तब भी आप आंसर करके आओगे क्या? रामपुर। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर होगा आपका 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक्चुअल में ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी रामपुर में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? 1975, 1985, 1965, 1995, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यहाँ पर भारतेंदु नाट्य अकादमी के बारे में पूछा गया कि इसकी स्थापना किस वर्ष आपकी हुई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। बात कर लेते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपकी स्थित है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी लखनऊ में आपकी स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर, रामपुर, धामपुर, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन आपका कई बार पहले भी रिपीट कर चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश जो UPSSC बोर्ड है वो। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये स्थित है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई है। तो इसकी स्थापना की गई है आपकी 13 अप्रैल 1953 को। ये चीज़ है जो आपको लर्न रहनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 13 अप्रैल 1953 को इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पर? लखनऊ में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, लखनऊ। निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने वाला है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्नलिखित में से राज्य ही डायरेक्ट पूछा गया, और आपको पता है कि आप उत्तर प्रदेश स्पेशल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि इसकी स्थापना कहाँ पर की गई होगी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में इसकी स्थापना करने का प्रावधान किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी आपका आ चुका है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक एक करके इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस किससे संबंधित आपकी बीमारी है? तो ये बीमारी है आपकी माइंड से रिलेटेड आपकी बीमारी है, जिसे हम कहते हैं ना छोटा बुखार आ जाता है या फिर माइंड को बुखार चढ़ जाता है, ये इससे संबंधित है आपकी। इसकी स्थापना कहाँ पर की जानी है? तो इसकी स्थापना की जानी है आपकी गोरखपुर में। तो ये चीज़ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गई कि स्थापना आपकी कहाँ पर हो रही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नवंबर 2024 में 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, गुरुग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन 2024 में कहाँ पर आपका किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, इसे वाराणसी जिले में आपका आयोजन किया गया है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं इसकी कि वाराणसी जिला जो आपका है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये सबसे पहले आपका गंगा नदी के किनारे पर आपका ये स्थित है। अब ये जो इतना इम्पोर्टेंट क्यों रहता है बार बार? क्योंकि यहाँ के जो MP हैं वो मोदी जी हैं, इसलिए आपका ये शहर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका
रहता है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर एक मंदिर है जो कि आपका कई बार आपका पूछा गया है, काशी विश्वनाथ का मंदिर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। काशी विश्वनाथ टेम्पल अक्सर करके आपसे पूछा जाता है कि ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये वाराणसी में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। अर्जुन बांध किस नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है? कुल मिला के डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अर्जुन बांध नहर है जो स्थित है उत्तर प्रदेश का, कौन सा जिला आपका ढंग से लाभान्वित होता है? एटा, गोरखपुर, इटावा, हमीरपुर या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4। इससे हमीरपुर जो जिला है वो सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है। एक एक करके बात करते हैं आपके अर्जुन बांध नहर के बारे में कि ये कहाँ पर स्थित है, कब इसका निर्माण किया गया था। तो ये स्थित है आपके महोबा ज़िले में। नंबर 1 पॉइंट आपका क्या होगा? महोबा डिस्ट्रिक्ट में ये आपकी, या फिर ज़िले में मैं बात करूँ तो ये स्थित है। इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1957 में इसका निर्माण किया गया है। किस नदी पर किया गया है? तो ऑलरेडी आपकी अर्जुन रिवर पर ही किया गया है, इसका नाम भी अर्जुन ही है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके 2 जिला इससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। एक तो हमीरपुर है, दूसरा कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है? वो है आपका महोबा। तो ये चीज़ आपको लर्न रखनी है। सही आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4 होगा हमीरपुर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। कथक जो नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। वही हम बात करते हैं ओडिसी की, तो ये किसका है? तो ये उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इतना लर्न करना है। भरतनाट्यम किसका है? तो ये आपके तमिलनाडु का है, ये चीज़ भी आपको लर्न रहनी चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी यूपी ट्रिपल कई बार पूछ चुकी है। कुचिपुड़ी कहाँ से है? तो ये आपके केरल राज्य से है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 कथक। फर्रुखाबाद निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? कालीन की बुनाई के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए, इत्र निर्माण के लिए, हाथ की छपाई के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फर्रुखाबाद है वो किसके लिए आपका जाना जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, ये हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आगे भी देख लीजिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनने हैं। कालीन की बुनाई के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो वो है आपका भदोही। यहाँ पर आपको भदोही लर्न करना है। वहीं दूसरे कांच की वस्तुओं के लिए कौन सा जाना जाता है? तो मोस्ट फेमस है आपका, वर्ल्ड फेमस है आपका फिरोजाबाद, जिसे हम सिटी ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। इत्र निर्माण के लिए कौन है? तो आप उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको इत्र से संबंधित आपको दुकानें काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी और सबसे ज़्यादा व्यापार वहीं से होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4, हाथ की छपाई। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले में से किसमें 2008 में फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई? आगरा, देवरिया, बलिया, मिर्ज़ापुर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से 2008 में फ्रांस के सहयोग से क्या बनाया गया? एक वृहद सौर संयंत्र स्थापित किया गया है, वो किस जिले में किया गया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, ये मिर्ज़ापुर शहर में आपका इसका उद्घाटन किया गया है। एक एक करके बात करते हैं कि ये किस कंपनी के द्वारा बनाया जाना है। तो कंपनी का नाम है आपका इंजी कंपनी। क्या नाम है आपकी? इंजी कंपनी है, जो कि कहाँ की है? ये आपकी है फ्रांस की ये कंपनी है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रोन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो इस प्रकार इसको लर्न करना कंपलसरी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मिर्ज़ापुर। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। रोजबट्टा, तृप्ति, सोना मसूरी, काला नमक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है?
तराई क्षेत्र की बात की जा रही है कि उगाई जाने वाली चावल की किस्म का नाम क्या है। इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार ऑलरेडी आपका पूछा जा चुका है। तो सही आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, काला नमक के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, स्पेशली ये आपका एक जिला वाइज भी पूछा जाता है कि काला नमक मोस्टली कहाँ पर होता है, तो वो है आपका सिद्धार्थ नगर। ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है जो लर्न करनी है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अंतर्गत प्रत्येक स्टार्टअप को अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि प्रतिवर्ष 5 वर्षों तक दी जाएगी। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक एक करके पहले पॉइंट वाइज हम इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अंतर्गत प्रत्येक स्टार्टअप्स को अधिकतम वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। कितने लाख रुपए की दी जाएगी, ये क्वेश्चन बोला गया है। कब तक दी जाएगी, अगले 5 वर्षों तक। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर आपका 4, 25 लाख रुपए की अधिकतम राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। जौनपुर, हैदरगढ़, फतेहपुर, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रसिद्ध अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपकी स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, ये जौनपुर आपके ज़िले में स्थित है अटाला मस्जिद। अब एक एक करके इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आना ही आना है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं कि इसका निर्माणकर्ता कौन था। तो निर्माणकर्ता था आपका फिरोज शाह। कौन था आपका, फिरोज शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। अब फिरोज शाह के द्वारा इसका निर्माण कब कराया गया वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आपका 1393 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया है। लेकिन देखिए, इसका निर्माणकर्ता फिरोज शाह था, लेकिन पूर्णकर्ता कौन है, क्योंकि उसकी मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी थी। तो पूर्ण के द्वारा कराया गया था, तो इब्राहिम शाह के द्वारा इसे पूर्ण कराया गया है। देखिए एक एक छोटे छोटे से पॉइंट है जो कि आपके वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि इसकी स्टार्टिंग तो फिरोज शाह ने की थी, लेकिन पूर्ण किसने किया था, तो इब्राहिम शाह ने 1408 ईस्वी में किया था। अब एक एक करके बात कर लेते हैं अपनी किसके बारे में, जौनपुर के बारे में। तो जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। क्या इस नाम से जानते हैं, सिराज ए हिंद के नाम से भी जानते हैं अपन किसको, जौनपुर को। जौनपुर उस समय शिक्षा का केंद्र भी था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। किसका केंद्र था आपका, शिक्षा का केंद्र भी था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1, जौनपुर। हिंदुस्तान अकादमी जिसे भारतीय भाषा की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया है वह कहाँ पर स्थित है। प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, रामपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान अकेडमी की बात की जा रही है, जिसे क्या है भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए इसे स्थापित किया गया है। वह कहाँ पर आपकी स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रयागराज में ये स्थित है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपका ऑप्शन में इलाहाबाद भी मिल जाए, क्योंकि उसका पुराना नाम इलाहाबाद है, जिसे योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसे परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, प्रयागराज। कहाँ पर स्थित है ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका गंगा प्लस यमुना नदी के संगम पर आपका ये स्थित है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 2025 में तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर आपके कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1, प्रयागराज। अगस्त 2024 में रोड टू स्कूल कार्यक्रम का प्रथम चरण कहाँ पर शुरू किया गया था। गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज महाराजगंज, गाजियाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया रोड टू स्कूल, यानी आपके शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ये आपका स्टार्ट किया गया था, एक इनिशिएटिव है
कहाँ से स्टार्ट किया गया था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 3 होगा। महाराजगंज से इसे प्रारंभ किया गया था, क्योंकि महाराजगंज की लिटरेसी रेट क्या है आपकी, डाउन है। तो यहाँ पर जो इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था आपका एजुकेशन को बढ़ावा देना, नंबर 1। दूसरा, जहाँ पर आपकी लिटरेसी रेट कम है और वहाँ के बच्चों ने शिक्षा से दूरी बना ली है या शिक्षा को ड्रॉप कर दिया है, उनको इनरोलमेंट इंक्रीज करना, यानी उनको शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना, उनको बुलाना, इनको इनरोलमेंट नंबर करना, उनके आपको क्या है रजिस्ट्रेशन करना। यानी अगर कोई भी व्यक्ति कुछ काम कर रहा है तो उसको काम ना करके क्या है शिक्षा प्रदान करना है। यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं 6 से लेकर 14 वर्ष के प्राइमरी एजुकेशन देना कंपलसरी इसके लिए कर दिया गया है। तो सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर 3, महाराजगंज से इसे प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगती है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की सीमा इनसे नहीं लगती है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका होगा 3, पंजाब राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं कि कौन सी सीमा कहाँ पर आपकी लगती है उत्तर प्रदेश से। तो एक आपका ये रफली मैप है, देखते हैं यहाँ से कहाँ कहाँ पर आपकी सीमा लगती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये आपका कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, तो ये आपकी नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। एक एक करके बात कर लेते हैं कि ईस्ट में कौन कौन से राज्य आपके स्थित हैं। तो ईस्ट में आपका स्थित है बिहार, ईस्ट में स्थित है आपका झारखंड। एक एक करके बात करनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरा है आपका कौन सा है, वो है आपका छत्तीसगढ़। तो 3 राज्य तो आपके कहाँ पर हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं आपके ईस्ट में यानी पूरब में। वहीं बात करते हैं साउथ में, तो साउथ में तो एकमात्र है आपका एमपी है। अगर हम साउथ और वेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राजस्थान आ जाता है, जो कि सीमा साझा करता है आपके किससे, उत्तर प्रदेश से। वहीं अगर हम वेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ की जो लगातार बॉडी है, यहाँ पर आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जिसकी सीमा लगती है। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ के इस एरिया की, तो यहाँ पर आपकी सीमा लगती है हरियाणा की। अगर हम नॉर्थ और वेस्ट की तरफ जाते हैं तो एक और यहाँ पर 2 ज़िले मैच करते हैं, उनमें से एक है आपका हिमाचल प्रदेश। पूरा ही मैं लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको ईजिली समझ में आए कि कौन सा ज़िला आपका या कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। वहीं यहाँ पर करता है आपका उत्तराखंड। तो ये इतने ज़िले हैं, आप इन्हें काउंट कर सकते हैं कि इतने राज्य हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा से लगती है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी स्टेट की संख्या आपसे जब पूछी जाती है तो आपके 8 स्टेट हैं, और यूनियन टेरिटरी की पूछी जाती है तो आपका 1 है। लेकिन स्टेट और प्लस यूनियन टेरिटरी दोनों को मिलाकर पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा 9 राज्यों की सीमा से लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, पंजाब राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती। उत्तर प्रदेश को उर्दू को कब द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया, 1990, 1989, 1969, 1975, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1989 में उत्तर प्रदेश ने उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया हुआ है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार से आज के हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, जिसके अंतर्गत आपके फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्या क्या ऐड किया गया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल के 20 क्वेश्चन है, सामान्य जीके के कितने क्वेश्चन है, तो आपके 20 क्वेश्चन है, जिसमें आपके करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया है, जिससे कि आपकी तैयारी प्रॉपर प्रैक्टिस एक अच्छे से लेवल पे हो सके। अगर आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके।
आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आपके जो नेक्स्ट आपका संडे आने वाला है उसमें जुलाई से लेकर अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर तक की 2025 का है आपका, तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स की कंप्लीट वीडियो आने वाली है जिसमें आपके सभी तरह के क्वेश्चन हमने ऐड किए गए हैं। टारगेट किसको करना है, तो टारगेट आपके UPSSC जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के ही एग्ज़ाम को हमें टारगेट करके चलना है। आप सभी से सजेशन अगर आप हमें देना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ऑलरेडी ओपन कर रखा है हम लोगों ने, आप वहां पर आप हमें अपने सजेशन दे सकते हैं जिससे कि हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।